गरीब की पत्ता बिरयानी। रामकिशन बहुत ही गरीब था, जो कि अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। एक दिन रामकिशन माला से कहने लगा, अरे ओ माला, सुनती हो, इस बार खेतों में चावल की उपज कुछ ज्यादा ही हुई है। हमारी तीसरी सालगिरह भी आने वाली है। क्यों ना हम बिरयानी की दावत दे दें? तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। अजी, सब समझती हूँ मैं, खुद को बिरयानी खाने का मन है, तभी तो शेर के मुंह से मिमियाने की आवाज आ रही है और कोयल जैसी बोली बोल रहे हो। कैसी बात करती हो भाग्यवान। हर पति अपनी पत्नी के आगे चूहा होता है, शेर नहीं। वैसे मैंने जो कहा उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे मालिक का हुक्म सर आँखों पर। वैसे भी दावत करने के लिए कोई कारण जरूरी थोड़ी है। हम किसी को सालगिरह की नहीं बताएंगे, वरना सब तोहफे लाएंगे। मैं नहीं चाहती कि जिसकी माली हालत खराब हो वो भी हमको तोहफा दे। माला और रामकिशन अपने घर बिरयानी की दावत की बातें कर रहे थे कि तभी बाहर बकरियों को चराती हुई बिजली भाभी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और बिजली की रफ्तार से जाकर अपने पति गंगू को बताने लगती है, जो कि दाल भात खा रहा था और वो दाल भात उसके मुंह और हाथों पर भी लगे हुए थे। अच्छा, क्या गरीबों वाले दाल चावल खाते रहते हो? तुमको पता है माला भाभी अपने घर में बिरयानी की दावत देने वाली है। बिरयानी का नाम सुना ही था कि गंगू की आंखों में चमक आ जाती है और गंगू की आंखों में सितारे भी नजर आने लगते हैं और उसके मुंह से लार गिरने लगती है। बिरयानी, ओह क्या बात है। गंगू के हाथ में जो दाल चावल की थाल थी वो लार से भर गई। अरे हाँ हाँ, बिरयानी। और ये क्या, तुमने तो लार से दाल चावल भिगा दिए हैं, अब तुम खाओगे क्या? कैसी बात करती हो? पड़ोस में बिरयानी बटने वाली है और मैं दाल चावल खाऊं? मैं तो चला बिरयानी लेने। गंगू बिना बिजली की पूरी बात सुने वहाँ से भाग जाता है और बिजली उसे पुकारते हुए कहती है, अजी सुनिए तो, दावत है नहीं, होने वाली है, अजी सुनिए। अब गंगू रामकिशन के घर का दरवाजा हाथ में खाली थाल लिए खटखटाता है और रामकिशन उसे देखकर सब समझ जाता है और अपना माथा पीट कर कहता है, उफ, ये बिजली भाभी भी ना। गांव में भले बिजली ना आए, लेकिन ये हर जगह की खबर लेकर आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और रामकिशन और माला दोनों गांव में बिरयानी का न्योता देकर आते हैं। गांव की कुछ औरतें माला की दावत में मदद करवाने भी आती है। कोई प्याज छील रही थी तो कोई चावल उबाल रही थी। तभी शांता काकी लाठी के सहारे चलती हुई आती है और उन्हें देखकर माला कहती है, अरे शांता काकी, आपने क्यों तकलीफ की? हम यहाँ सब काम करने के लिए हैं, तो आप शाम को दावत में आ जाती। अरे माला, तो हम पहले ही जाते, लेकिन हमारे घुटनों में बड़ा दर्द था, तो राजू है ना, ये मुआ हमको औरतों के पास लेकर गया था, वही समय लग गया। औरतों के पास? मैं कुछ समझी नहीं। तभी पीछे से राजू आकर बोलता है, अरे माला भाभी, ये औरतों कहना चाह रही है। खैर, कैसी चल रही है सब तैयारी? मैं जानता हूँ आपकी और भाई की शादी की तीसरी सालगिरह है, तभी ये सब हो रहा है। आपको कैसे पता भाई साहब? मैं सब जानता हूँ, आखिर रामकिशन मेरा जिगरी जो है। अच्छा भाभी, सब तैयारी हो गई ना? हाँ भाई साहब, सब हो गया, बिरयानी लगभग बन गई। और भाभी, ये सब परोसोगी कैसे? हाय राम, मैं तो भूल गई, बिरयानी के चक्कर में किसी को ये ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं रामकिशन के साथ पत्तल और डोने लेकर आता हूँ, ठीक है? राजू ये बोलकर रामकिशन को आवाज लगाकर बाजार चला जाता है और वहीं एक पेड़ की आड़ में छुपा हुआ किरोरी मल सेठ खुद से बोलता है, अरे रे, ये गरीब चले हैं बिरयानी की दावत देने। दावत तो तब देंगे ना जब ये किरोरी दावत होने देगा। अभी चक्कर चलाता हूँ और सब पत्तल गायब करवाता हूँ। ये बोलकर किरोरी मल अपने कुछ आदमियों को कॉल लगाकर सब दुकानों से डोने और पत्तल खरीद लेता है और अपने घर में चाय की चुस्की लेते हुए खुद से बोलता है, बड़े आए थे बिरयानी की दावत देने, अजी मैंने सेठ होकर दावत नहीं दी और ये भिखारी गांव वालों को खाना खिलाएंगे। आप खिलाओ बेटा, बिना पत्तल के खाना। किरोरी ये बोलकर बहुत खुश होता है और वहीं राजू और रामकिशन
बाजार छान लेते हैं, लेकिन उनको बिरयानी खिलाने के लिए पात्र नहीं मिलते। अब क्या करें भाई, शहर चलें क्या? कैसी बात करता है, शहर क्या ना तो दावत कल रखनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, फिर तो बिरयानी बासी हो जाएगी। और देख, गर्मी भी तो कितनी है। रामकिशन और राजू थके हारे घर आते हैं। अब क्या करें मुन्ना, यही तो दुविधा हो गई। एक काम करते हैं, सबसे कह देते हैं कि अपने अपने घर से अपने अपने बर्तन लेकर आए। नहीं काकी, हम दावत दे रहे हैं, भीख नहीं जो सब बर्तन लेकर आए। कितना गंदा लगेगा। सब ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान थे। वहीं किरोरी मल सेठ दोने और पत्तल से घिरा हुआ बैठा खुद से बोलता है, मैं हूँ किरोरी, हाथ न लगने दूं फूटी कौड़ी। अब क्या करोगे रामकिशन? बड़ा मजा आएगा जब गांव वालों के आगे तुम्हारी बेइज्जती होगी। जहाँ किरोरी अपनी चाल से खुश था, वहीं रामकिशन के घर लोग दावत के लिए आने लगते हैं और माला रामकिशन का चेहरा मुरझाया हुआ था। तो राजू उसकी मुस्कान वापस लाने के लिए माला से पूछता है, अरे भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर है, आप कहाँ से लेकर आई? बड़ी जच रही है आप पर। ये साड़ी तो मेरी माँ ने शहर से दी है। दुकानदार बता रहा था कि मद्रास की साड़ी है। क्या मद्रास की साड़ी? राजू ये बोलता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। भाभी, आप सब मेहमानों को रोके रखो, मैं अभी आया। अरे ये मुआ राजू कहीं बर्तन लेने के लिए मद्रास तो नहीं निकल लिया ना? क्या काकी कुछ भी बोलती हो आप? कुछ देर में सब मेहमान आ जाते हैं। राजू भी वापस आता है, लेकिन उसका सफेद कुर्ता गंदा हो चुका था और उसके हाथ में बहुत सारे बड़े पत्ते थे। अरे मिट्टी में खेल कर आ रहा है क्या? ऐसा ही कुछ समझ ले। और ये ले, ये क्या पत्ते? ये किस लिए? राजू की बात माला समझ जाती है और राजू के हाथ से पत्ते लेकर उन्हें अच्छे से धोकर साफ करती है और उस पर सबको बिरयानी परोसती है और सब बड़े चाव से खाते हैं। अरे माला भाभी, आपकी ये पत्ता बिरयानी तो लाजवाब है। पेट भर गया लेकिन नींद नहीं भरी। कैसे बनाई है, मुझे भी सिखाना। सब बिरयानी खा रहे थे कि तभी रामकिशन का ध्यान राजू के घुटने पर जाता है, जिससे खून रिस रहा था। ये क्या, तेरे घुटने से खून? हाँ भाई साहब, ये खून कैसा? अरे वो भाभी की मद्रास की साड़ी देख मुझे याद आया कि हम मद्रास के लोगों की तरह पत्तों पर भी तो खाना परोस सकते हैं। तो मैं पत्ते तोड़ रहा था पेड़ से और गिर गया। पगले, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया। तू मेरा सच्चा दोस्त है। अब रुलाएगा क्या? चल पत्ता बिरयानी खाते हैं। यहाँ राजू ने रामकिशन की इज्जत बचा ली थी। वहीं किरोरी अपने सर को पीटता हुआ खुद से बोलता है, हाय राम रे, ये गरीब की पत्ता बिरयानी ने तो एक दफा फिर से मेरा काम खराब कर दिया। अब इतने सारे डोने पत्तल का मैं करूँगा क्या? किरोरी की चाल नाकामयाब होती है और सब माला और रामकिशन के घर गरीब की पत्ता बिरयानी का आनंद लेते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आपके लाख दुश्मन हो लेकिन साथ देने वाला एक सच्चा दोस्त हो तो आप 100 मुश्किलों को पार कर सकते हैं। सुनहरी जादुई राखी। देवपुर गांव में अनूप और गुड्डी अपने माँ पापा के साथ छोटे से घर में रहते थे। हे भगवान जी, कल रक्षाबंधन है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम राखी खरीद सके और गुड्डी को देने के लिए कोई खास तोहफा भी नहीं है मेरे पास। भैया, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। तुम माँ पापा मेरे साथ हो, यही मेरे लिए खास तोहफा है। काश मैं तुम्हारी पसंद के तोहफे दे पाता। ओहो भैया, तुम भी ना। रुलाओगे क्या? तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे पास कुछ पुराने कपड़े के धागे हैं, मैं उसी से तुम्हारे लिए राखी बना लूंगी। तभी घर के बाहर से धड़ाम की आवाज आई। हे प्रभु, हाय रे मेरी कमर, आए आए। आप ठीक तो है ना? जी चलिए अंदर चलिए। ये क्या हो गया? अब मैं बाजार में फूल कैसे बेचने जाऊंगा? आजकल धंधा भी मंदा चल रहा है। कल आधे फूल भी नहीं बिके, आज भी फूल नहीं बिके तो। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगी। बच्चों, तुम अपने पापा का ध्यान रखना। माँ, गांव के पीछे वाले जंगल में बहुत सुंदर फूल हैं,
मैं वहाँ से फूल लाकर बेचूंगा। देखना सारे फूल बिक जाएंगे। पर बेटा, हाँ, पापा को चोट आई है। जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं फूल बेचूंगा। आप उनका ध्यान रखो। भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी। अच्छा ठीक है गुड्डी, चलो। गुड्डी अनूप खाली टोकरियों के साथ जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल में बहुत सारे रंग बिरंगे खुशबूदार फूल थे। गुड्डी अनूप दोनों फूलों को तोड़कर टोकरियों में जमा करते हैं। तभी अनूप की नजर एक पेड़ के पास सुनहरी रोशनी पर पड़ती है। गुड्डी, वो देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। हाँ भैया, चलो चलो चलकर देखते हैं। दोनों उस चमकती हुई चीज के पास जाते हैं और उन्हें एक सुनहरी राखी मिलती है। अरे वाह भैया, ये तो कितनी सुंदर चमकने वाली सुनहरी राखी है। हाँ गुड्डी, ये तो बहुत सुंदर है, पर ये किसकी है और इस जंगल में कैसे आई? भैया यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा हमारे सिवा। अनूप को भी जंगल में कोई नहीं दिखता जिसे वो पूछे कि राखी किसकी है। वो राखी को अपने साथ रख लेता है। गुड्डी और अनूप फूलों की टोकरी के साथ बाजार जाते हैं और फूल बेचने लगते हैं और कुछ ही देर में उनके पास बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उनके सारे फूल बिक जाते हैं। आज उनकी बहुत अच्छी आमदनी हुई थी। माँ, पापा, माँ, 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 पापा, देखो माँ, आज हमारे सारे फूल बिक गए। हाँ माँ, हमारे पास बहुत भीड़ हो गई थी और कुछ ही देर में सारे फूल बिक गए। अरे वाह बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे वाह बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। गुड्डी अनूप को सुनहरी राखी बांधती है। अनूप गुड्डी को एक तोहफा देता है। तोहफे में रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। गुड्डी को चूड़ियाँ बहुत पसंद है। धन्यवाद भैया। बच्चों, ये सुनहरी राखी तुम्हारे पास कैसे आई? माँ, कल फूल बिकने की खुशी में आपको बताना ही भूल गए। गुड्डी और अनूप पूरी बात अपने माँ पापा को बताते हैं। फिर दोनों गांव के पीछे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। ये तो गरीब गुड्डी और अनूप है। अरे बाप रे, इतनी सुंदर सुनहरी राखी इन गरीबों के पास कैसे आई? जरूर चोरी किया होगा इन्होंने। शुभम एक लालची और घमंडी लड़का है जो अनूप के पड़ोस में रहता था। शुभम अनूप और गुड्डी का पीछा करते हुए गांव के पीछे वाले जंगल में पहुंचा। अनूप और गुड्डी टोकरियों में फूल जमा कर रहे थे। तभी वहां एक चमकदार रोशनी होती है और वन देवता प्रकट हो जाते हैं। मैं एक सुनहरी राखी ढूंढ रहा हूँ बच्चों। क्या तुमने देखा है कोई सुनहरी चमकती हुई राखी? माफ कीजिएगा वन देवता, हमें पता नहीं था ये सुनहरी राखी आपकी है। रुको अनूप, तुम नेक दिल और ईमानदार हो, तुम इस राखी को रख लो। पर एक बात का ख्याल रखना, ये जादुई राखी है। ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। अगर ये किसी लालची व्यक्ति के हाथ लग गई तो वो इसका गलत इस्तेमाल करेगा। तो तुम इस राखी का ध्यान रखना और गलत इस्तेमाल मत करना। एक चमकदार रोशनी हुई और वन देवता गायब हो गए। अनूप और गुड्डी फूलों की टोकरी लेकर बाजार की ओर चल दिए। तभी पेड़ के पीछे से शुभम बाहर आया, जिसने वन देवता की सारी बातें सुन ली थी। आज भी अनूप और गुड्डी के सारे फूल बिक जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर वन देवता को धन्यवाद कहते हैं और घर जाकर माँ और पापा को जादुई राखी और वन देवता के बारे में सब कुछ बताते हैं। अनूप अपनी जादुई राखी से अपने पापा की चोट ठीक कर देता है। कुछ ही समय में अनूप और उसके परिवार वाले अमीर हो जाते हैं। गांव में बहुत बड़ा सा घर ले लेते हैं। रंग बिरंगे मनमोहक खुशबूदार फूलों से बाजार महक उठता है। उनके फूल हाथों हाथ बिक जाते हैं। वो दिन दुगनी रात चौगुनी आमदनी करने लगते हैं और गरीबों की खूब सेवा करते हैं। अनूप जादुई राखी से सबकी मदद करता है।
शुभम अनूप और गुड्डी के परिवार की इतनी तरक्की होता देख जलने लगता है। शुभम अनूप की राखी चुराने की योजना बनाता है। जब अनूप और गुड्डी बाजार जा रहे थे तो शुभम उनसे मिलता है। अनूप, मैं तुम्हारी जादुई राखी और वन देवता के बारे में जानता हूँ। ये राखी मुझे दे दो। शुभम अनूप के हाथ से राखी को जबरदस्ती छीनने की कोशिश करने लगता है। तभी एक तेज रोशनी होती है और वन देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। शुभम, तुम एक लालची लड़के हो। शुभम गायब हो जाता है। वन देवता, शुभम कहाँ गया? वन देवता, शुभम कहाँ गया? शुभम अपने घर पर है और उसे राखी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैंने उसकी याददाश्त मिटा दी है। वन देवता, आप ये जादुई राखी ले लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हम सब बहुत खुश हैं और हमारे पास सब कुछ है। आप ये राखी किसी जरूरतमंद गरीब नेक दिल व्यक्ति को दे दीजिएगा। अनूप, तुम और तुम्हारा परिवार बहुत नेक दिल और भले हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। एक तेज रोशनी के साथ वन देवता चले गए। गुड्डी और अनूप अपने घर आ गए और जंगल में घटी सारी घटना अपने माँ पापा को बताने लगे। और उसके बाद वो सभी हाथ जोड़कर वन देवता को धन्यवाद कहते हैं। वन देवता के आशीर्वाद से अनूप और गुड्डी का परिवार खुशी खुशी एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं और गरीबों की खूब सहायता करते हैं।